हेलो एवरीवन, माय नेम इज चल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चल रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, है ना। उसमें अपन जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, है ना, बहुत सारी एनर्जी जो है अपन ने कवर कर ली है। और आज जो है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं ओशन थर्मल एनर्जी, है ना। ओशन थर्मल एनर्जी पहुंच गए हैं, क्या होती है, कैसे वर्क करेगा, कैसे इसको जो है अपन यूज लेंगे, वो सारी बात जो है इस लेक्चर में अब कवर हो जाएगी। देखते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन याद दे रखी है कि द एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द सर्फेस ऑफ द ओशन एंड एट डीपर लेवल इज कॉल्ड द ओशन थर्मल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं ये कि वाटर जो आपका ओशन का जो वाटर है ना, तो उसमें आपका सरफेस का जो टेम्परेचर और जो डीप में जो वाटर है उसके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो है ना, इसका नाम ही है ओशन आपकी थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब हीट से होता है, ठीक है ना। तो ओशन के जो थर्मल एनर्जी है वो आपके उसके सरफेस का और डीपर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। सरफेस का जो आपका टेम्परेचर है वो आपका हीट हो रहा है सोलर एनर्जी की वजह से, है ना। सोलर एनर्जी जो है वो सन की रेडिएशन से जो है ऊपर का जो आपका लेयर्स का जो है वो सरफेस का जो आपका टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है और अंदर जो है वो आपका टेम्परेचर आपका कम रहता है। तो यहाँ पे ये इसका आपको पूरा सेटअप दे रखा है कि कैसे जो है वो अपन ओशन थर्मल एनर्जी को जो है वो अपने इलेक्ट्रिक जो एनर्जी उसमें कन्वर्ट करेंगे। वो पूरा इसका सेटअप तैयार है कि ये जो है वो आपका दे रखा है आपका ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि ये जो है आपका ये जो है वो आपका सरफेस का जो है वो आपका वाटर है, ठीक है। और ये अंदर आपका डीप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको पाइपलाइन दिख रही है ना, एक ये है, एक ये अंदर वाली पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये वाली जो है वो आपकी सरफेस वाली पाइपलाइन है जो आपके यहां से जो है वो आपका एक वाटर सप्लाई हो रहा है। और एक है ना, ये कौन सा वाटर है, ये आपका वार्म वाटर है ना, गर्म वाटर है जो आपका सरफेस के ऊपर हो चुका है, ठीक है। वो इसमें से आपका फ्लो हो रहा है, वो इसमें से फ्लो हो रहा है। और वो किसको हीट करेगा, वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ये दिख रहा है कि आपको ये एक चेन दिख रही है, ये वाली चेन, है ना, ये वाली एक चेन दिख रही है, ये वाली, है ना, ये एक चेन जो है, ये जो मैंने आपको ब्लू ब्लू बनाई, तो ये एक चेन जो है वो है, इसमें आपकी गैस होती है। इसमें मोस्टली अपन या तो अमोनिया या फिर अपन क्लोरोफ्लोरो, है ना, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड जो है वो अपन यूज करते हैं, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका अमोनिया है या फिर क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, आपका माइनस में होता है, ठीक है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो -33 डिग्री सेल्सियस, इतना कम जो है इसका बॉइलिंग, मतलब इतने टेम्परेचर में वो बॉयल हो जाता है ना। इस टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस पे भी वो आपका बॉयल कर जाएगा। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, अमोनिया की बात कर रहा हूं, है ना, ये अमोनिया की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अमोनिया मोस्टली यूज किया जाता है। अब होगा क्या, देखो इस प्रोसेस में होगा क्या, ये जो मेरा सरफेस का, ये मेरा जो है ना ओशन में जो सरफेस का जो आपका जो वाटर है वो आपका हीट कर रहा, तो हीट कर रहा, तो वो वाटर यहां से हीट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो किसके कांटेक्ट मारा, वो किसके कांटेक्ट मारा, यहाँ पे आपकी ये ट्यूब जो है उसमें अमोनिया गैस फ्लो, है ना, आपकी फ्लो हो रही है। तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो अब सरफेस का टेम्परेचर मान लो आपका कितना हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, है ना, 25 डिग्री, 30 डिग्री। तो वो तो -30 डिग्री सेल्सियस में ही आपका जो है वो बॉयल हो जाती है। तो इस टेम्परेचर पे तो वो क्या हो जाएगी, स्टीम बन जाएगी। तो स्टीम बन जाएगी, तो ये अमोनिया जो है वो इस टेम्परेचर पे जो है वो आपकी स्टीम बन जाएगी। और ये जो स्टीम है वो जो है ना, ये बोला अमोनिया वेपर, है ना, ये जो अमोनिया वेपर है वो आपकी यहां से फ्लो होती हुई किस पे जाएगी, यहाँ पे लगा रखा मैंने टर्बाइन, यहाँ का लगा रखा टर्बाइन, और टर्बाइन पे जो है वो आपकी स्टीम जो है वो वेपर जो है वो हिट करेगी, जिससे वो टर्बाइन रोटेट करेगा। और टर्बाइन रोटेट करेगा तो उससे जो एक्सेस कनेक्टेड है वो मेरा जनरेटर से कनेक्टेड है, वो कॉइल भी रोटेट करेगी, जिससे मेरा यहां से जो है मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। करंट में बोल देता हूं आई, यहां से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। और ये वापस जो आपका है ना जो अमोनिया वेपर है उसको कंडेंस करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे ये कंडेंसर लगा रखा है। कंडेंसर क्या करता है, मेरी वेपर को वापस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में इसको दे देगा। कैसे, तो उसके लिए मैं ये यूज कर रहा हूं, उसके लिए यूज कर रहा हूं मैं मेरे सी के डीपर वाटर को, जो आपका कोल्ड वाटर है, जो है ना अंदर का वाटर, सरफेस का वाटर नहीं, सरफेस का तो वार्म है, सरफेस का तो यूज कर रहा हूं इसको गर्म करने के लिए, इसको वेपर बनाने के लिए। और अंदर का जो आपका है ना जो आपका वाटर है उसको मैं इस पाइप से, यहां से मैंने इसे कंडेंसर के थ्रू इसको पास करा रहा हूं, जिससे ये कोल्ड वाटर जो है मेरे अमोनिया को जो है वो कंडेंस कर देगा और वापस जो है ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आके यहां से पंप होके वापस ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो वार्म वाटर जो है इसको वेपर बना रहा है और मेरा जो कोल्ड वाटर है इसको वापस कंडेंस करके वापस नॉर्मल फॉर्म में ला रहा है। और ये पंप जो है इसको वापस जो है
आपका फ्लो करने के लिए यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अपन क्या करें, ओशन की जो थर्मल जो एनर्जी है ना, जो आपका थर्मल डिफरेंस है आपका सरफेस का और आपके डीपर जो लेवल का, उसको अपन यूज कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका एडवांटेज ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी। क्या क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज इसके, इट कैन बी यूज कंटिन्यूसली 24 आवर अ डे थ्रू आउट द ईयर। मतलब पूरे साल में जो है 24 आवर जो है वो ये काम करती है। 24 आवर्स क्यों करती है? क्योंकि अगर रात की भी बात करें तो रात में भी अगर सर्विस का टेम्परेचर जो है वो आपका 5-7 कम से कम 10 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। और अमोनिया जो है वो तो आपका माइनस 33 डिग्री सेल्सियस पे भी आपकी बॉयल हो जाती है। तो 7-8 टेम्परेचर पे तो हो ही जाएगी भाई, माइनस में हो रही है तो 7-8-10 डिग्री पे तो हो ही जाएगी। इसलिए ये रात में भी आपका जो है वो क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। सही है, आपके रिन्यूएबल फॉर्म को, क्योंकि आपके जो ओशन जो एनर्जी है, तो ओशन आपके खत्म हो नहीं रहे हैं, ओशन खत्म हो रहे हैं, और सोलर एनर्जी भी आपको लगातार मिल ही रही है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो है हमेशा क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, और जो है वो कोई पॉल्यूशन आपका नहीं बना रही है, तो कोई पॉल्यूशन इससे क्रिएट हो नहीं रहा है ना, क्योंकि कोई एग्जॉस्ट गैस से निकल रही है। ठीक है, वही प्रोसेस आपकी रेगुलर चल रही है। तो ये पॉल्यूशन वाला मामला जो है वो आपके रिन्यूएबल सोर्स में सब में आ रहा है ना। जो भी आपका रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन वाला जो एडवांटेज सब में है कि पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं, तो आपका एनवायरमेंट है ना जो आपके फ्रेंडली है, ये सारे आपके सोर्सेस। नेक्स्ट आपका ओशन वेव एनर्जी है ना। ओशन वेव एनर्जी अपने कुछ 2 लेक्चर पहले भी अपने इसको देखा था कि सी वेव एनर्जी भी इसी तरीका था। तो ओशन वेव एनर्जी आपका सिंपल होगा कि जो ओशन में जो वेव्स बनेगी, ओशन में जो वेव जनरेट होगी, उसकी जो एनर्जी है ना, उसकी जो वेव्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज करूंगा, तो मैं उसको ओशन वेव एनर्जी बोलूंगा। जैसे इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है, द एनर्जी एसोसिएट विद द ओशन वेव्स। ओशन में जो वेव्स बनेगी उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होगी इज नॉन एज द ओशन वेव एनर्जी। इन अनदर इनोवेशन, द इलेक्ट्रिसिटी generated is used to electrolysis water to produce hydrogen and आपका ऑक्सीजन गैसेज, हाइड्रोजन सो प्रोड्यूस इन पाइप टू द शोर। मतलब क्या होगा इसमें, तो इसमें आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में अपन इसका यूज करेंगे, किसका, ओशन वेव एनर्जी का। वो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हार्नेसिंग ओशन वेव एनर्जी, कैसे इसको कलेक्ट करेंगे है ना, ओशन एनर्जी कैसे ये अपन यूज लेंगे, वो यहाँ बता रखा है कि विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशन। विंड जो है वो ओशन सरफेस के कॉन्टेक्ट में जब आपकी फ्लो होती है तो क्या करती है, यहाँ का जो है वो आपकी स्पीड बढ़ा देती है ना। सरफेस के जो आपके मॉलिक्यूल्स है, सरफेस के जो आपका है ना, जो कांटेक्ट में जो आपका वाटर है, उसको जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या करना, वो आपका इस तरीके से मोशन में आ जाता है ना, ऑसिलेट करने लगता है, कॉज ऑसिलेशन वेव। तो वहां पे आपकी क्या होती है, ओशन वेव जो है वहां से क्रिएट होती है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हग अमाउंट ऑफ द वाटर दैट मूव्स अलोंग द वेव इज कॉल्ड ओशन वेव्स एनर्जी। तो जो उसके मोशन की वजह से, उसके वेव के मोशन की वजह से जो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी है ना, वो जो मैं है वो यूज लूंगा मैं, तो वो सारी जो है अपन क्या बोलेंगे उसको, ओशन वेव एनर्जी बोलूंगा। तो वो मेनली जो उन वेव की जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, ओशन वेव एनर्जी बोल रहा हूं। ठीक है, और उसका मैं कैसे यूज लूंगा, तो सिंपल दे रखा है कि द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट कैन बी यूज फॉर हार्नेसिंग ओशन वेव एनर्जी आर, एक तो है सरफेस फॉलोवर्स यूजिंग फ्लोट ऑन पिचिंग डिवाइस, और सेकंड है आपका ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स OWC। ठीक है, सरफेस फॉलोवर मतलब जो आपका सरफेस पे जो है वो आपके इस तरीके से अपन एक चेन लगा दूंगा, मैं एक चेन लगा दूंगा पूरी है ना, एक शाफ्ट से चेन लगा दूंगा आपके ऑसिलेट करने वाले है ना, मतलब वो फ्लोट करने वाले आपके इस तरीके से डिवाइस लगा दूंगा, जो क्या करेंगे वो आगे अपन डिवाइस देखते हैं। तो ये आपका जो है ये क्या है, सरफेस फॉलोवर है। मतलब ये आपका सरफेस पे एक आपका जो है एक डिवाइस है जो क्या करेगा, मेरा वेव के साथ ऑसिलेट करेगा, वेव के साथ ऑसिलेट करेगा, और उससे क्या होगा, तो उससे मेरा होगा कि इससे एक मैंने यहाँ पे शाफ्ट कनेक्ट कर रखी है ना, तो ये जब आपका ऊपर नीचे यहां से वेव बनेगी, ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, तो इस तरीके अप एंड डाउन इसका मोशन हो रहा है वेव के साथ ऊपर जा रहा है, वेव के साथ नीचे आ रहा है। ये जो फॉलोवर है इस तरह की लंबी चेन लगी होती है पूरे है ना, पूरे ओशन में जो है एक लंबी चेन लगा देता हूं मैं, एक के बाद एक जो है आपका कनेक्ट करके लगा देता हूं। तो ये सारे ओशन के साथ है ना, ओशन वेव के साथ ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं,
जिससे होगा क्या, जिससे मेरा यहाँ ये जो पाइप है इसकी जो आपकी जो एयर है वो आपकी जब ये ऊपर जाएगा तो इलोंगेट होगी, जब ये नीचे आएगा तो इसकी जो आपकी जो एयर है वो कंप्रेस होगी, और जो कंप्रेस एयर है उसका मैं यूज ले सकता हूँ, ये जो कंप्रेस एयर है उसका यूज ले सकता हूँ मैं अपने टरबाइन को रन कराने के लिए, जिससे मैं जो अगर टरबाइन रन होगा तो फिर आपका जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस तो बाकी आपको पता ही है पीछे का। तो इस है ना, इस तरीके से जो है मैं मेरी ओशन वेव एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज कर सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम OWC। ये क्या है, तो इस तरीके इसमें क्या है कि ये जो आपकी वेव्स है ना, ये जो आपका सरफेस है, सरफेस में मैंने एक ऐसा कंक्रीट का चैम्बर बना रखा है, और ये चैम्बर जो है उसमें यहाँ पे सेटअप लगा रखा है मैंने, यहाँ पे ये टरबाइन लगा रखा है, यहाँ पे है ना, ये आपका टरबाइन लगा रखा है, फिर आपको पीछे जनरेटर लगा रखा है। अब होगा क्या, तो ये आपका जो सी लेवल है, सी लेवल जब है तब यहाँ पे आपकी ओशन वेव बनेगी, तो ये वेव जो है आपकी ऊपर नीचे यहाँ मोशन करेगी, तो वेव जो है इस तरीके से आपके ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी मोशन है ना, तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से वेव्स का मोशन होगा। जब वेव्स का मोशन होगा तो ये जो चैम्बर तैयार किया मैंने, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी एयर है, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी एयर है। ठीक है, तो जब ये पार्ट ऊपर उठेगा तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, यहाँ अभी वो जो आपकी एयर है वो इस वॉल्यूम में है, यहाँ पे जो अभी एयर है वो इस वॉल्यूम में है। ठीक है ना, यहाँ पे जो अभी एयर है वो इस पूरे वॉल्यूम में है, जब ये आपका ऊपर उठेगा तो क्या करेगा, ये इसकी एयर के वॉल्यूम को कम कर रहा है, मतलब कंप्रेस कर रहा है, तो ये वेव जो ऊपर जाएगी तो यहाँ की एयर को कंप्रेस करेगी, और यहाँ की एयर को कंप्रेस करेगी तो ये एयर जो आगे ट्रांसफर होगी और किसको रोटेट करेगी, ये एयर जब आप यहाँ से पास होगी तो वो टरबाइन में जा रही है, जिसकी वजह से आपका टरबाइन रोटेट होगा, और जब टरबाइन रोटेट होता है तो आपको पता ही है फिर आपका टरबाइन को कनेक्ट करता है जनरेटर से, फिर जनरेटर में कॉइल रोटेट होती है, फिर आपका सारा EMI का प्रिंसिपल आ जाता है, और फिर उससे आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो अपना ओशन वेव को जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज कर दिया, इस तरीके से सेटअप तैयार करके एक कंक्रीट का जो है कंक्रीट का एक चैम्बर तैयार कर लिया, जिसमें ओशन वेव अगर ऊपर नीचे मूव करती है तो यहाँ की जो एयर है वो आपकी जो है वो कंप्रेस होके आपके टरबाइन को रन करवा देती है, टरबाइन है ना, आपके टरबाइन को रन करवा देगी। ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो वापस एयर जो है वो आपकी वापस फुलफिल हो जाएगी, वापस ऊपर जाएगा तो कंप्रेस होकर वापस इसको रन कराएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है जब जब आपकी वेव का मोशन होता रहता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम, तो है ना, ऑसिलेट मतलब आपका ऊपर नीचे ऑसिलेट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब आपकी जो अर्थ की जो है ना, अर्थ के अंदर जो हॉटनेस है उसकी जो एनर्जी कैसे यूजफुल लेंगे वो अपन देखते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी ऑफ हॉट रॉक्स। ये देखिए याद रखना, हॉट रॉक्स है ना, अर्थ के अंदर जो हॉट रॉक्स है ना, उसकी वजह से present inside the earth, this heat can be used as a source of energy to produce electricity, है ना। मेरा जो अर्थ का कोर है ना, अर्थ का कोर है या फिर अर्थ के अंदर अगर मैं किसी जगह पे ऐसा देखा कोई है ना, कुछ जगह पे थोड़ा अंदर जाने पे मुझे जो है काफी हॉट जो है वो आपके रॉक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जो होगा वहां पे जो है इतनी हीट जनरेट हो जाती है, उस हीट को जो है मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज ले सकता हूं। तो वो एनर्जी जो होगी उसको मैं बोलूंगा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब हीट से है, थर्मल मतलब हीट से है, और जियो में से अपना अर्थ से अपन ले रहे हैं, तो अर्थ की जो हीट है उसको अपन यूज ले रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए, तो वो अपनी जो हो जाएगी वो कन्वर्जन हो जाएगा कि जियोथर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी इज द वन ऑफ द फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी that do not come डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सोलर, है ना, सोलर एनर्जी। ये कोई सोलर एनर्जी का इसमें कोई रोल है नहीं, क्योंकि अर्थ का अंदर अगर गर्म हो रहा है, भाई अर्थ के सरफेस अगर आपकी हॉट हो रही है तो उसमें तो अपन बोल सकते हैं कि सन के रेडिएशन की वजह से हॉट हो रहा है, पर अंदर जो है वो तो उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है ना, तो उसमें आपका जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सोलर एनर्जी का कोई रोल नहीं है इसमें, अपनी जो है वो मेनली अपना अर्थ का ही रोल, अर्थ के कोर का ही रोल है। ठीक है, द प्लेस वेयर वेरी हॉट रॉक्स अकर्स एट द सेम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स, है ना। तो जहां पे ऐसी प्लेस जहां पे ऐसे अपने हॉट रॉक्स पाए जाते हैं ना, अर्थ के सरफेस के अंदर हॉट रॉक्स पाए जाते हैं, है ना, गर्म सरफेस है तो उनको अपन हॉट स्पॉट्स बोला जाता है, एंड आर सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, और वो सोर्स होते हैं, ये जो हॉट स्पॉट्स हैं वो मेरे जियोथर्मल है ना एनर्जी का सोर्स है, यहीं से मुझे जो है जियोथर्मल एनर्जी मतलब हीट मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके जो है पिकनिक स्पॉट भी होते हैं जहां पे आपके जो है गरम गरम फव्वारे निकलते मतलब वहां से जो है वो जो आपका फव्वारा निकलता है ना, जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है वो हॉट वाटर निकलता है, तो उससे लोग जो है वहां पे स्विमिंग करते हैं, आपकी बात भी लेते हैं। ठीक है, तो गर्म पानी का मजा लेते हैं वहां पे, इस तरीके का होता है अब। ठीक है, चलो, जियोथर्मल एनर्जी इज हार्नेस, है ना, हार्नेस एज अ फॉलोअर। उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे अपन इसको पर्पस के लिए यूज लेंगे, वो यहाँ पे आपका समझाया गया है कि द एक्सट्रीमली हॉट रॉक्स प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सट्रीमली जो हॉट जो रॉक्स है जो आपके अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं, वो हीट द अंडरगोज
अंडरग्राउंड वाटर एंड टर्न इनटू द स्टीम, जो है ना, तो ये जैसे ये आपकी जो है वो अर्थ का ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे जो है वो आपके कुछ हॉट है ना, यहाँ पे कुछ ये जो है वो मेरे हॉट क्या है, ये रॉक्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो आपका वाटर होगा या इसके जो कांटेक्ट में जो वाटर होगा, ये जो वाटर होगा मेरा, ये जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो इस कांटेक्ट आने के है ना, कांटेक्ट में आने की वजह से ये हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टीम में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे एक होल कर दूं, अगर मैं यहाँ पे एक होल करके पाइप लगा दूं, तो ये है ना, ये हाई स्टीम वाला जो आपका या हाई प्रेशर वाला जो वाटर है, जो स्टीम है, वो बाहर आने लग जाएगी, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगी, और यहाँ से एक फव्वारा बाहर निकलेगा, है ना, गर्म पानी का और गर्म स्टीम का फव्वारा बाहर निकलेगा। और ये स्टीम जो है, इस स्टीम से अगर मैं मेरा टरबाइन रन करा लूं, इस स्टीम से अगर मैं मेरा टरबाइन रन करा लूं, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट होता है आपका कि अपन ने ये जो रॉकी सरफेस है, तो उससे अपने ये जो अर्थ का जो वाटर है वो अपने हीट किया, और वो हीट अपने क्या किया, वो तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना। तो ये जो हीट किया है, इस हीट वाटर को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बस एक होल करके, यहाँ पे होल करके जो है इसको बस बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो कुछ जगह तो ये अपन होल करते हैं, कुछ जगह तो ये अपने आप ही जो है वो बाहर निकल जाता है, अगर वो आपके अर्थ के सरफेस के कुछ ही है ना, कुछ ही मीटर अगर नीचे है तो, ठीक है। तो ये तो और देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो a hole is drilled into the earth and the hot rocks comes up through the pipe at the high pressure. The high pressure steam runs the turbine to generate to produce इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरेटर में जो ये है ना, वहां पे अगर मैं होल कर दूं, वहां पे अगर मैं होल कर दूं ड्रिल करके, तो वहां से क्या होगा, जो हॉट वाटर है मेरा, हॉट वाटर हाई प्रेशर के साथ बाहर आएगा, और वो हॉट वाटर जो बाहर आया, जो हॉट वाटर जो बाहर आया, हॉट स्टीम जो बाहर आई है, उससे अगर मैं अपने एक वहां लगा दूं, एक टरबाइन लगा दूं, जो है ना, टरबाइन पे उसको है ना, स्टीम को अगर मैं स्ट्राइक करूं, तो होगा क्या कि वो टरबाइन रन करने से मेरा जो जनरेटर है उसमें कॉइल रन करेगी, और उससे जो है मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी मिल सकती है। तो मैंने जियोथर्मल एनर्जी को किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लार्ज रॉक आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड रॉक्स विच अलाउ स्ट्रीम एंड हॉट वाटर टू गो अप, है ना। तो लार्ज अगर रॉक्स है ना, अगर अपने अर्थ के नीचे अगर प्रेजेंट है तो अलाउ करते हैं आपके स्टीम को और हॉट वाटर को बाहर की तरफ, ठीक है। The steam and the hot water condense out of ground are a kind of natural geyser। तो नेचुरल गीजर हो गया भाई। गीजर का मतलब क्या होता है, गीजर ऑन करने से अपन गर्म पानी मिलता है, तो ये अपना नेचुरल गीजर है, नेचुरल गीजर है। अर्थ अपन को जो गर्म पानी ऑटोमेटिक दे रही है ना, ये अपना नेचुरल गीजर है, जिसका अपन शावर ले सकते हैं ना। तो आपके पिकनिक स्पॉट भी होते हैं ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पिकनिक स्पॉट भी होते हैं। दिस स्टीम इज द यूज टू टर्न आपका टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड द हॉट वाटर इज द यूज टू कुक फूड, है ना। तो उस गर्म पानी से अपन जो है वो फूड को भी कुक कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा गर्म पानी होता है वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका कंसेप्ट है जियोथर्मल का। फिर आता है आपका नेक्स्ट फ्यूल, है ना। फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल का कंसेप्ट है आपका कि फ्यूल इज द केमिकल। फ्यूल क्या होता है, केमिकल होता है ना, विच रिलीज एनर्जी। क्या करता है फ्यूल जो है वो एक केमिकल है जो एनर्जी को रिलीज करता है ना, और उस एनर्जी को जो है अपन अपने पर्पस के लिए यूज लेते हैं। तो फ्यूल इज अ केमिकल विच रिलीज एनर्जी व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हीट करता है ना, किसी भी चीज को हीट करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब वो जलता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर से हीट को रिलीज करता है, ठीक है। तो द एनर्जी में रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो जो एनर्जी निकलती है ना, जो एनर्जी निकलती है वो आपके फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है ना। भाई मैं कोयला भी जलाता तो क्या होता है, वो आपका हीट और लाइट को जनरेट करता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या मेरे फ्यूल क्या हो सकता है, तो फ्यूल आपका है वुड, में लकड़ी जलाते हैं अपन, है ना, तो उससे भी आपकी रोशनी होती है और हीट जनरेट होती है। तो वुड हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कोल एंड एनिमल वेस्टेज जो है वो सारे मेरे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सारे मेरे क्या है, आपके फ्यूल है, क्या है, फ्यूल के एग्जाम्पल होंगे। नॉट फ्यूल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब ये क्या होता है, ये आपके पूरे कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसको वापस जो है अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वुड है, वुड एक बार जल गई तो जलने के बाद तो फिर वापस इसको यूज होना ले सकता हूं, ठीक है। तो ये आपके जो है सारे आपके कंबशन हो जाते हैं इनके सबके, ठीक है। तो सब आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे नॉन रिन्यूएबल आपके एनर्जी के सोर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल क्या है, एक गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, गुड फ्यूल में क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए, है ना। क्यों मैं उसको एक गुड फ्यूल बोलूंगा, तो इन बातों की वजह से उनको बोलूंगा। उसके क्या होनी चाहिए, उसकी एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसकी, हाई
कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी। हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि 1 ग्राम मेरे पास अगर फ्यूल है तो उसको अगर मैं बर्न कर रहा हूं, है ना, उसको अगर बर्न कर रहा हूं तो वो कितनी हीट रिलीज कर रहा है ना, तो वो जितनी ज्यादा अमाउंट में अगर हीट रिलीज करेगा तो उसकी उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो मतलब हुआ कि 1 ग्राम को अगर मुझे जलाने से जो हीट रिलीज हो रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो ये अगर हाई होगी मतलब क्या हुआ कि वो 1 ग्राम से जो है ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज दे रहा है मुझे, और जितनी एनर्जी मुझे मिलेगी तो उसका यूज मैं ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। तो जो मेरा फ्यूल है, फ्यूल से मैं जो है वो फ्यूल का यूज ले रहा हूं मेरे पर्पस के लिए, तो मुझे पहले जो है मुझे हीट ज्यादा मिलनी चाहिए, और हीट ज्यादा मिलने के लिए उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू आपके अलग अलग सब्सटेंस के क्या क्या होती है वो आगे आपका मैंने एक चार्ट डाल रखा है, ठीक है। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट मे बर्न इजीली, उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, ताकि वो इजीली बर्न हो सके। ऐसा नहीं कि वो आपका मैं अब उसको मैंने पूरा जो चूल्हे पर रख दिया पर वो जल नहीं रहा है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि उस टेम्परेचर वो जो है वो आपका बर्न होना स्टार्ट हो जाए, इजी, है ना, इजीली बर्न होना चाहिए वो। ऐसा नहीं वो आपको जल ही नहीं रहा तो मेरा अब फ्यूल किस काम का, ठीक है। इट शुड लीव नो रेसिड्यू, है ना, वो कोई भी पीछे जो है वो अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब पीछे ऐसा कोई भी जो है वो आपकी ऐश वगैरह जो है ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए उसमें, है ना, मेरा कचरा ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, है ना, तो मेरा जो आपका वेस्टेज है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यू और ऐश आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद में जो ऐश वगैरह छोड़ता है वो बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए, ज्यादा मेरा ये पूरा रायता नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है, सेकंड हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। इट शुड बर्न स्मूथली बर्न होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन एंड बर्न एट द स्टडी रेट, एक कांस्टेंट रेट से जो है धीरे धीरे बर्न होना चाहिए, ताकि मुझे लगातार जो है वो उससे हीट मिलती रहे, है ना। ऐसा नहीं जलाते एक सेकंड में बर्न हो गया, या फिर आपका जो है वो आपका कभी तेज जला कभी आपका जल्दी जल रहा है, तो कभी हीट ज्यादा मिल रही कभी कम मिल रही, इस तरीके से नहीं। एक कांस्टेंट रेट से अगर मिलेगी मुझे हीट तो मेरे लिए जो है मैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो प्रोसेस है वो आपकी स्मूथ हो जाएगी। कैसे, वो आपकी जैसे आपका फिफ्थ पॉइंट दे रखा है कि इट शुड नॉट बी मोर वैल्यूएबल फॉर सम अदर पर्पस दैट फ्यूल, है ना, देन फ्यूल। फॉर एग्जांपल दैट कोक इज द गुड फ्यूल बट इट इज द मोर वैल्यूएबल एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब वो जो फ्यूल है वो फ्यूल के लिए ही काम में आना चाहिए, उसका कोई दूसरा ज्यादा पर्पस एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। मेरा जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल मेरे एज ए फ्यूल काम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेट्रोल से जो है मैं अपने गाड़ी को वॉश कर रहा हूं या टाइल चमका रहा हूं, उसमें ज्यादा आपका एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। उसका मेन काम होना चाहिए कि वो एक, है ना, वो एक फ्यूल की तरह काम करे, है ना। तो मोर वैल्यूएबल आपका जो है वो होना चाहिए आपका फ्यूल के लिए, किसी दूर के लिए किसी दूसरे वर्क के लिए जो है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, एक तो सस्ता होना चाहिए भाई, है ना, वो मेन तो वही अपना पैसा बचना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, और इजीली अवेलेबल हो जाए ऐसा फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा मुझे मशक्कत ना करने पड़े, ऐसा नहीं मिल ही नहीं रहा, मिल रहा बहुत दूर मिल रहा है ना, जाने आने में आपका जो है 3-4 महीने चलेगा, ऐसा नहीं होना है। तो आपका एक तो सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल हो जाए, कहीं भी मिल जाना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इजी टू हैंडल होना चाहिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेंशन टू स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, उसको आपका हैंडल करना इजी होना चाहिए, ताकि जो है मैं उसको कहीं भी स्टोर कर सकूं, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकूं, ठीक है, और उसको अगर मुझे वर्क करना है तो वो मैं इजीली वर्क कर सकूं, ठीक है। तो ये सारी जो है उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मेरे एक गुड फ्यूल में, तो ये सारी आपकी क्वालिटी है गुड फ्यूल्स की, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, कितने टाइप्स के फ्यूल होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स, है ना। तो मेन जो है अपने 3 टाइप के फ्यूल, है ना, आपके फ्यूल होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड फ्यूल कौन कौन से फ्यूल होंगे, आपके फ्यूल होंगे द वेरियस काइंड्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स आर वुड, चारकोल, कोक, कोल और पैराफिन, वैक्स और टलाउ, ठीक है। क्या होगा ये, तो ये होगा आपका वुड वाज द फर्स्ट सॉलिड फ्यूल टू बी यूज बाय ह्यूमंस, है ना। वुड जो है लकड़ी जलाना जो है लकड़ी का जो है आपका सबसे पहले यूज किया गया था ह्यूमंस की वजह से, है ना। सब आपका जो है हीट के लिए लकड़ी ही जलाते थे पहले, है ना। तो वुड जो है वो अपना फर्स्ट सॉलिड फ्यूल है जो अपन यूज करते थे, ठीक है। और पैराफिन एंड आपका टेलोड है वो जो है आर वो अपन कैंडल्स बनाने में यूज करते हैं, कैंडल बनाने में जो है उसका यूज आता है, ठीक है। लिक्विड फ्यूल्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड मेथनॉल आर द सम कॉमन लिक्विड फ्यूल्स है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में तो मिलता है, आपका पेट्रोल जो है वो आपका कैसा मिलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पेट्रोल हो गया, केरोसिन, डीजल और मेथनॉल जो होता है वो आपका कॉमन जो है लिक्विड फ्यूल है, जो आपका आसपास देखने को मिलता ही है, ठीक है, उससे अपनी गाड़ी सारी चलती है।
ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, तो मोस्ट ऑफ द फ्यूल जो है वो पेट्रोलियम से को मिलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, मेथनॉल हो गया, ये मोस्टली जो है आपके पेट्रोलियम से आपको जो मिलेंगे। तो लिक्विड फ्यूल जितने भी हैं वो आपको पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। दे लीव नो सॉलिड रेसिड्यू व्हेन बर्न एंड कैन बी स्टोर इजीली, है ना। ये जब जलते हैं तो ये कोई भी अपने पीछे कोई ऐश वगैरह नहीं छोड़ते हैं, ऐश वगैरह इसमें नहीं मिलती। पेट्रोल जलेगा तो पीछे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ऐश वगैरह नहीं मिलेगी। तो पीछे जो है आपका ये कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ते, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत आए, ठीक है। और इनको स्टोर करना भी इजीली होता है, स्टोर भी आप आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। गैसेस फ्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आ जाएगी आपके नेचुरल गैसेस, है ना। तो नेचुरल गैस हो गया, कोल गैस हो गई, आपको प्रोड्यूस गैस हो गया ना, आपको प्रोड्यूसर गैस हो गई, आपका वाटर गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड मतलब एलपीजी, एलपीजी है ना, एलपीजी अपन घरों में यूज करते हैं एलपीजी, तो लिक्विड है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर द सम एग्जांपल ऑफ गैसियस फ्यूल। तो ये आपके गैसियस फ्यूल के कुछ कॉमन एग्जांपल्स है ना, जो आपको गैसियस स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल क्या होंगे, तो फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स और प्लांट्स बर्न अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर, है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होंगे, जो अपने वेस्टेज जो होते हैं ना, प्री हिस्टोरिक के जो एनिमल्स वगैरह, जो प्लांट्स वगैरह जो है, ठीक है ना, वो आपके जमीन के नीचे दब गए, है ना। तो हजारों साल से आपके दबे हुए हैं, तो वो जो है वो अंदर जो है आपके हीट की वजह से, है ना, अंदर आपकी हीट की वजह से जो है वो बर्न होके जो है वो क्या बन गए, वो आपके फ्यूल्स बन चुके हैं। जैसे आपका कोल जो होता है, कोयला जो होता है, कोयला क्या है भाई, लकड़ी जो है वो अंदर आपके हजारों सालों, है ना, जब दबी भी रही तो क्या हुआ, अंदर के, है ना, अर्थ के टेम्परेचर की वजह से जो है वो आपकी किसमें, वो जो आपकी वुड थी वो कन्वर्ट हो गई कोल के अंदर, और वो आपका एक फॉसिल फ्यूल बन गया जिसको अपन यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम हो गए, नेचुरल गैसेस हो गए, ये सब क्या है, ये आपके फॉसिल फ्यूल जो है, जो आपके एनिमल वेस्टेज और प्लांट्स और, है ना, इनकी वजह से जो है मिलियंस ऑफ ईयर में जो आपको है वो धीरे-धीरे आपके फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हो गए। आगे देखते हैं अपन, ये है आपका कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। अभी जो आया था कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और कुछ जो है वो आपके फ्यूल्स के कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे आपकी मेंशन कर रखी है। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू आपकी डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग अ यूनिट मास मतलब 1 ग्राम, है ना। 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब आपके 1 ग्राम मास जब मैं, है ना, उसको बर्न करूंगा तो उससे जो मेरी कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है वो जो होगी मेरी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, है ना। तो जो 1 ग्राम मास बर्न करने से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे मेरा ये टेबल दे रखी है, ठीक है। जैसे आपका डग कैग, है ना, जो अपने बोलते हैं अपला, है ना, उपला बोलते हैं, जो गोबर जो होता है ना, गोबर का जो उपला होता है ना, उसको जब मैं बर्न करना, उसके अगर मैं 1 ग्राम को अगर बर्न करूंगा तो मुझे 6 to 8 किलो जूल जो है एनर्जी मिलेगी। 6 to 8 जो है किलो जूल एनर्जी मिलेगी उसके उपले के 1 ग्राम को बर्न करने पे, ठीक है। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, तो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो जूल पर ग्राम, ये मेरी यूनिट हो गई कैलोरीफिक वैल्यू की, है ना। तो ये ऊपर किलो जूल आपकी एनर्जी है ना, और 1 ग्राम, है ना, तो किलो जूल, है ना, किलो जूल एनर्जी पर ग्राम। तो 1 ग्राम जलने से इतनी जो है किलो जूल एनर्जी मिलेगी। तो यहां पे यही है, तो 6 to 8 किलो जूल एनर्जी मिलती है 1 ग्राम जो है उपले को बर्न करने पे। ऐसे आपका देर का वुड का 17 किलो जूल एनर्जी मिलेगी 1 ग्राम वुड को आप जब बर्न करोगे, तो, है ना, जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तो आपको 17 किलो जूल एनर्जी दे देगा। वैसे आपका कोल का जो है 25 से 30 किलो जूल एनर्जी मिल जाती है अगर वो 1 ग्राम बर्न होता है ना। तो ये सारी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। जैसे चारकोल की दे रखी है 33 किलो जूल, ठीक है। एल्कोहल मतलब जो आपका इथेनॉल होता है उसका 30 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। जो आपका डीजल है उसका 45 किलो जूल पर ग्राम। केरोसिन ऑयल जो है वो 48 किलो जूल पर ग्राम। पेट्रोल का देखो, पेट्रोल का भी काफी ज्यादा होता है, 50 किलो जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम पेट्रोल चलेगा तो 50 किलो जूल आपको जो है वो आपको हीट जो है वो आपको प्रोड्यूस करेगा, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो बायोगैस होती है, बायोगैस आपके आगे आने वाला, ठीक है। बायोगैस जो होती है वो आपकी 35 to 40 किलो जूल की आपको एनर्जी देती है। वैसे आपके जो नेचुरल गैसेज हैं वो 30 to 50 किलो जूल पर ग्राम आपको कैलोरीफिक वैल्यू इनकी होती है। फिर आपका है ब्यूटेन, मतलब एलपीजी जो होती है ना, जो आपकी एलपीजी होती है 50 किलो जूल पर ग्राम, इसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। फिर आपकी मीथेन की काफी ज्यादा है, 55 किलो जूल होती है। और सबसे ज्यादा जो है वो आपके हाइड्रोजन गैस की 150 है। कितनी है, 150 किलो जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर बर्न हो रही है तो 150 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बहुत ज्यादा, मतलब जो मेरे फ्यूल है अगर उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा हुआ,
अगर जो मेरे फ्यूल है अगर उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा हुआ तो उससे हीट ज्यादा रिलीज होने वाली है। तो हाइड्रोजन कंटेंट जिस फ्यूल में ज्यादा होगा वो आपका जो है ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये सीधी सी बात है, ठीक है। ये चीज तो हाइड्रोजन गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया, तो ये जो होगी ये जिस फ्यूल में ज्यादा होगी है ना, जिससे आपकी ये गैसेस रिलीज हो रही है वो जो है वो आपका एक गुड फ्यूल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका बायो एनर्जी। बायो एनर्जी जो है वो क्या होती है देख लेते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड द बायो एनर्जी, है ना। जो आपके बायोमास होते हैं ना, जो बायोमास होते हैं, जो आपके वेस्टेज होते हैं आपके प्लांट्स के, है ना, एनिमल्स के, है ना, तो वो आपके बायोमास होते हैं और उस बायोमास की वजह से जो एनर्जी मिलेगी वो मेरी बायो एनर्जी होगी। वो कौन सी हो जाएगी? मेरी बायो एनर्जी। मतलब जो वेस्टेज की वजह से, है ना, जो मेरे वेस्टेज हो गए, एनिमल वेस्टेज हो गए, आपके प्लांट वेस्टेज हो गए, तो ये वेस्टेज की वजह से जो मुझे मिलेगा, है ना, वेस्टेज को बोलूंगा मैं बायोमास, तो बायोमास की वजह से जो मुझे एनर्जी मिलेगी वो मेरी बायो एनर्जी हो गई। तो बायोमास इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विच आर प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन, है ना। अगेन एंड अगेन जो है मैं इसको जो है मुझे मिलते रहते हैं, क्योंकि आपका प्लांट्स वगैरह तो आपके है ही, है ना। प्लांट्स का वेस्टेज जो है, आपके एनिमल्स जो है उनका वेस्टेज मुझे लगातार मिलता रहता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका बायोमास जो है वो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका रखा गया है, ठीक है। फिर आपका बायोगैस क्या होती है? बायोगैस द डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक डिग्रेशन। क्या बोला इसने कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको जो है वो आप डिकम्पोज करते हो, किसको आपके वेस्ट को, है ना। आपको वेस्ट को जब डिकम्पोज होता है तो वो क्या करता है, तो वो आपका जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एनारोबिक डिग्रेशन। एनारोबिक डिग्रेशन इज कैरिड आउट बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जो है वो वेस्टेज को जो खत्म करके जो क्या करते हैं वो आपके गैसेस रिलीज होती है वहां पे, है ना। वो आपकी सारी प्रोसेस क्या होती है अभी समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी पूरे स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे क्या होता है ना, वेस्टेज से एनर्जी कैसे रिलीज होगी तो वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन। जो बायोगैस होती है ना, जो बायोगैस जो मेरा फ्यूल है उसमें मेनली क्या होता है? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। मेनली देखो मीथेन मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रही है, मीथेन और हाइड्रोजन मिल रहा है। और मैंने भी बताया था कि मीथेन और हाइड्रोजन का जो है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो बायोगैस से आपको जो है जो मिलेगा फ्यूल वो एक अच्छा फ्यूल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेनली मीथेन और हाइड्रोजन वगैरह मिल रही है, ठीक है, और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मतलब इनका 1 ग्राम जब बर्न करोगे तो उसे हीट बहुत ज्यादा रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो ये है। तो द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। तो मीथेन जो होता है सबसे ज्यादा होता है। और वैसे भी कोई भी बॉडी जब होती है तो वो जब आपकी डिकम्पोज होती है ना, जैसे एनिमल की बॉडी हो गई या प्लांट हो गए, जब वो डिकम्पोज होती है, मतलब जब वो आपको सड़ने लगती है तो उसके आसपास जो है आपकी मीथेन गैस रिलीज होती है। बॉडी में से मीथेन गैस जो है बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। तो जब आपका डिकम्पोज होता है तो आपकी मीथेन गैस जो है सबसे ज्यादा रिलीज होती है ना। तो जो मेजर जो प्रोडक्ट है वो मीथेन गैस है मेरे इस बायोगैस का, ठीक है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डिग्रेशन ऑफ एनिमल वेस्टेज लाइक एनिमल डग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के प्रेजेंस में जो है मेरा एनिमल का जो डग मतलब गोबर वगैरह जो है वो मिक्स करके मैं किसी गड्ढे में दबा दूंगा और उससे जो होगा वो आपका, है ना, एनारोबिक जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो है ना, उसको खत्म करके आपकी कौन सी उसमें आपकी मीथेन गैस वगैरह जो है, मेजर मीथेन गैस वगैरह जो है रिलीज होती है और उस गैस का जो है मैं यूज लेता हूं मेरे बायोगैस फ्यूल में, ठीक है। उसी को मेरा बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस प्लांट्स तो आपके जो बायोगैस के जो प्लांट्स होंगे, है ना, प्लांट्स लगाना जरूरी है। तो इसका जो प्लांट होगा वो मेरा 2 तरह के प्लांट होंगे। द 2 टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट। एक होता है आपका फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट, है ना, और एक होगा फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। एक तो फिक्स होगा जो मतलब एक फिक्स रहेगा, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, और ये होगा जो मैं आपका जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जिसको मैं बना दूंगा, है ना, जिसको मैं जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जो है ये वाला बना दूंगा। तो ये जमीन के अंदर गड्ढा तो आपका मूव कर नहीं सकता है, ठीक है, तो ये फिक्स वाला हो जाएगा। फ्लोटिंग मतलब जो आपका फ्लोट करता रहे, जैसे आपको ट्रेन में वगैरह में होते हैं, ट्रेन वगैरह जो बाथरूम जो होते हैं, तो उसमें आपको वेस्टेज करने के लिए वो आपके एक टैंक वगैरह बना के रखते हैं जिसमें आपका सारा वेस्टेज जो है स्टोर होता है, जिसको वो जो है आगे प्रोसेस करवा के उससे जो है वो आपका फ्यूल के रूप में यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेन में, बस में ये सारे आजकल जो है फ्लोटिंग गैस होल्डर आपके लगने लग गए हैं, जिससे आपका बायोगैस प्लांट में यूज लिया जाता है उसका, ठीक है। तो अपने जो इंपॉर्टेंट है वो है फिक्स्ड डोम वाला जो है जिससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, वो है आपका ये वाला फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है वो इस तरीके का एक चैम्बर होता है। अब क्या क्या होता है उसमें देखते हैं। तो ये हो गई मेरी ग्राउंड लेवल, ये यहाँ पे मेरा ग्राउंड लेवल है ना। ये ग्राउंड लेवल के नीचे देखो, ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल के नीचे इतना गड्ढा खोद के जो है ये मैंने इसे एक चैम्बर बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, ये आपका ग्राउंड लेवल है, इसके अंदर यहाँ पे बना रखा है मैंने एक मिक्सिंग टैंक,
यहाँ पे क्या करूंगा मैं, वाटर और मेरा जो एनिमल डक है, जो गोबर है, उसको मैं यहाँ पे मिक्स करूंगा, है ना, वाटर के, और यहाँ से इसको कैसे डाल दूंगा, इसको यहाँ पे जो है वो आपका फ्लो करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका यहाँ से इस तरीके से आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका जो मटेरियल था, जो है ना, जो वेस्टेज था वाटर के साथ मिलके जो है मैंने नीचे यहाँ पे इस तरीके से इसको डाल दिया गड्ढे में। ठीक है, अब ये इसका क्या है, ये इसका आपका इनर टैंक होता है यहाँ पे, इससे ये जो है वो आपका यहाँ पहुंच जाता है। कहां पहुंचा, ये सारा जो मटेरियल है वो आपका यहां से होता हुआ यहां पे पहुंच जाएगा। ये आपका क्या है, डाइजेस्टर है। क्या है, डाइजेस्टर। यहाँ पे सारा जो आपका डाइजेस्ट होता है, पचेगा, है ना, यहाँ पे आपका डाइजेस्ट होगा। यहाँ पे जो भी आपके रिएक्शन वगैरह होगी, जो आपके बैक्टीरिया जो होंगे उस, है ना, वो आपके उस वेस्ट को आपको खत्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे आपकी कुछ गैसेज रिलीज होगी, कुछ गैसेज रिलीज होगी। कौन सी गैस, मेनली आपकी मीथेन, है ना, मेनली आपकी मीथेन, CO2 H2। ठीक है, CO2 मिलता है, H2 भी मिलता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस हो गई, आपकी मीथेन गैस हो गई, ये मेनली जो है यहां से रिलीज होगी जब ये वेस्ट जो है वो आपके डाइजेस्ट होंगे, आपके डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो वेस्टेज था वो इस गड्ढे में है, गड्ढे में जो अर्थ की हीट की वजह से, और ये काफी टाइम तक आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पे आपका ये जो वेस्टेज होगा वो आपका डिकम्पोज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कुछ गैसेज रिलीज होगी। जो मैंने यहाँ चैम्बर बना रखा है जिसमें ये गैस यहाँ पे मेरी, यहाँ पे जो है मेरी गैस आके इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पे गैस जो है मेरी इकट्ठी आ जाएगी। और ये गैस जो है, मैं यहाँ पे एक पाइपलाइन लगा रखी है, यहाँ से पाइप लगा रखी है, जिसको मैं यहाँ से, अगर ये है ना, ये मेरा कंट्रोल वाल्व है, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ से अगर वो गैस बनेगी तो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और ये आउटलेट जो बायोगैस है उसको मैं उसको यूज ले सकता हूँ मेरे फ्यूल के रूप में, है ना। इस गैस को जो है वो अपने टरबाइन बंद करा सकता हूँ, या फिर और भी अगर पर्पस के लिए यूज ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे गोबर गैस है तो इसको मैं जो है ना, अपने किचन पर्पस के लिए भी यूज ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मेनली गोबर गैस भी बोलते हैं ना, गोबर गैस यही होती है। तो ये आपका एक डोम बना रखा है जिसमें आपकी जो गैस है वो इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पाइपलाइन से आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक जो आपको ये दिख रहा है वो है ये आपका ओवरफ्लो टैंक बना रखा है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ से बाहर भी आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर जब मुझे दिखेगा, मुझे पता चल जाएगा कि अगर मुझे अब यहाँ से और मटेरियल नहीं डालना है ना, अगर मुझे और मेरा जो फ्यूल, ये जो आपका जो मिक्सचर है वो नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, यहाँ से अगर आके यहाँ पे कुछ जमा हो गया, मतलब हुआ कि ये ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ तक आ चुका है अपना, है ना, जहां तक मटेरियल बढ़ चुका, तो क्योंकि यहाँ से बाहर आ गया, मतलब यहाँ ओवरफ्लो हो रहा है ना। अगर मैं और भरूंगा तो और यहाँ से बाहर आ जाएगा, है ना, और अगर इसमें डालूंगा तो और यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसीलिए, है ना, ये आपका चेक करने के लिए होता है कि आपका कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर खाली है, मतलब ठीक है कि हाँ, जो भी मटेरियल है उसकी, है ना, इसी के अंदर मैं थोड़ा और भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपको मिलने लग गया, यहाँ से बाहर आने लग गया, मतलब वो हो रहा है कि आपका ओवरफ्लो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, ये चीज होती है। यूज ऑफ बायोगैस। अब ये जो बायोगैस जो आपको मिली है ना, वो आपको फ्यूल से जो, है ना, यहाँ से जो बाहर मिली है, ये आपकी जो बायोगैस मिली है, ये वाली, ये आपको यहाँ पे, तो ये बायोगैस मिली है, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है आपका, इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, है ना। इसको मैं डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी, गोबर गैस है ना, तो इससे मैं जो है वो आपका कुकिंग जो है कर सकता हूँ, किसी मेरे फूड मेकिंग में इसका यूज ले सकते हैं अपना एज ए फ्यूल। इन स्मोकलेस चूल्हे में इसका यूज होता है, क्योंकि इसमें आपकी स्मोक में धुआं वगैरह नहीं निकलता। ये आपकी गैस है जिससे आपको कुछ जल नहीं रहा है, तो ये जो है वो आपका जो है धुआं प्रोड्यूस नहीं करेगी, इसमें कोई स्मोक वगैरह नहीं होगी। एंड फॉर अदर हीटिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, इट इज समटाइम यूज टू रन इंजन एंड वाटर पंपिंग सेट, है ना, तो मैं इंजन में रन कर सकता हूं इस पे। इस गैस को मैं जो है इंजन डालूंगा तो इसके जो आपको पिस्टन वगैरह जब मूव करेगा, तो मेरा इंजन को रन कराने के लिए, वाटर पंपिंग के लिए भी मेरा बायोगैस का कहीं कहीं पे यूज लिया जाता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर रूरल रोड पे जो है वो आपकी स्ट्रीट लाइटिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस गैस से अगर टरबाइन रन करा रहा हूं तो वहां पे आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, जिससे मेरा जो है स्ट्रीट लाइट को जो है मैं वो आपकी एनर्जी सप्लाई करने से वहां पे लाइटें जो है जल जाएगी। रूरल जो रोड्स वगैरह है वहां पे मैं स्ट्रीट लाइटिंग में इसका भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एडवांटेज ऑफ, है ना, यूजिंग डोमेस्टिक स्वैग इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ बायोगैस, है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड स्मोकलेस फ्यूल। ये एक स्मोकलेस फ्यूल, इसमें कोई धुआं वगैरह नहीं, और धुआं नहीं निकल रहा, तो ये मेरा क्या है, आपका एनवायरमेंट जो आपका फ्रेंडली जो है वो आपका एक फ्यूल है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्पेंट सैलरी विच इज गुड मैन्योर फॉर एग्रीकल्चर। मतलब ये जो आपका जो वेस्ट बचता है ना भाई, उससे जो गैस रिलीज हुई, है ना, वो जो आपका डिकम्पोज हुआ मेरा आपका एनिमल का डक और वाटर जो है डिकम्पोज होकर जिसने मीथेन और गैस निकाली, तो गैस तो मेरा फ्यूल के रूप में यूज आ गया। बाकी जो आपका जो वेस्टेज बचा हुआ है उसको मैं खाद
खाद के रूप में भी अपने एग्रीकल्चर मतलब खेतों में यूज ले सकता हूं, ठीक है। तो वो मेरा जो है वो एग्रीकल्चर में काम आ जाएगा। उससे जो होगा वो आपकी जो मिट्टी होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। अगर मैं उसको मिट्टी में अगर छिड़क दूं उस खाद को तो मेरी जो है वो खेत की मिट्टी जो है काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन बाय डिकम्पोजिंग अनवांटेड वाटर पॉल्यूएंट्स, है ना। तो वाटर पॉल्यूशन जो है वो भी इससे कंट्रोल होता है, क्योंकि वाटर पॉल्यूट करने वाले जो आपके कंपोजिशन है ना, जो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको ये डिकम्पोज कर देता है ना, उसको खत्म कर देता है ना। तो वाटर पॉल्यूट जो है उसको डिकम्पोज करके उसको खत्म कर देता है, जिससे मेरा वाटर पॉल्यूशन जो है वो होने से बच जाता है। तो उसमें भी हेल्प करता है, तो ये भी इसका एडवांटेज हो जाएगा। फिर है मेरिट्स ऑफ बायोगैस एज अ फ्यूल, तो इट इज अ क्लीन फ्यूल, है ना, साफ सुथरा फ्यूल है, कुछ भी इसमें कोई गंदगी नहीं है, ठीक है। स्मोक लेस है, कुछ भी नहीं है इसमें, साफ सुथरा फ्यूल अपना, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी वजह से है, क्योंकि प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, क्योंकि इसमें मेनली जो है मीथेन और हाइड्रोजन है। तो मीथेन की आपकी बताई थी कैलोरीफिक वैल्यू आपकी जो है 55 किलो जूल पर होती है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 150 के आसपास होती है। तो काफी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसकी वजह से जो है वो एक गुड जो है आपका फ्यूल है, ठीक है। इट इज चीपर, तो इसमें ज्यादा अब खर्चा आता नहीं है भाई। काउ डक जो है वो काउ डक को मिलता है, और वाटर अपना जो है फ्री का मिलता है, तो उसको बस डाल के गड्ढे में दबाना ही तो है, ठीक है। बस आपको सिर्फ वेट करना होता है, ठीक है, कुछ दिनों तक। तो ये आपका चीपा, इसमें ज्यादा अपना जो है खर्चा नहीं लगे, ज्यादा कोई मशीन वगैरह यूज नहीं है। आपने क्या किया, अपने पास एक जमीन में गड्ढा खोदना है और इस तरीके थोड़ा एक कंक्रीट का जो है वो सर्फेस बनाना है और उसको एक पाइप लगाना है, बस और क्या करना है। और बाकी डालने के लिए पानी अपन को फ्री का मिल ही रहा है, और काउ डक जो है अपन को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो है काफी चीपर, इसमें कोई मशीन वगैरह यूज नहीं होगी, क्योंकि पैसा वहां लगता है जहां बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह लगती है, ठीक है। तो काफी सस्ता प्रोसेस है। इट यूज टू कन्वीनियंट, है ना, कन्वीनियंट, है ना। तो कन्वीनियंट यूज कर सकते है ना, बहुत ही आसान इसका यूज है, घरों में अपन आराम से डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्टोरेज स्पेस इन द हाउस, है ना। इसको स्टोर करने के लिए कोई भी एक अलग से आपको स्पेस नहीं चाहिए। इट इज डायरेक्टली सप्लाई टू द हाउस थ्रू पाइप्स फ्रॉम द प्लांट, तो प्लांट से डायरेक्ट जो है आप सप्लाई कर दो पाइपलाइन के थ्रू, है ना, आपके किचन में कनेक्ट करवा लो, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई। ऐसा नहीं है आपको पहले एक रूम आपको एक रूम बनाना पड़ेगा जिससे आपको गैस स्टोर करनी पड़ेगी, फिर सप्लाई लेना पड़ेगा, ऐसे कोई इसमें माथाफोड़ी नहीं है। सिंपल सा आपको क्या है कि प्लांट से यहाँ पे तक आया है, आपकी गैस पाइपलाइन के थ्रू से यही आपको घरों तक पहुंच जाएगा। फिर अपन ने एक सिंपल से कुछ, है ना, एक दो क्वेश्चन ले रखे जो अपने हर स्लाइड के बाद अपन लेते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइंड हॉट स्पॉट्स, है ना। तो हॉट स्पॉट्स अपन ने देखा था वो अपना जियोथर्मल एनर्जी में हॉट स्पॉट्स आया था कि जो आपके रॉकी सरफेस जो होती है नीचे, है ना, जो आपकी हॉट सरफेस होती है ना, तो वो जो अपना एक जियोथर्मल सोर्स की तरह बिहेव करेगा, वो हॉट आपके स्पॉट्स होंगे। द प्लेस वेयर वेरी हॉट रॉक्स अकर्स एट अ, है ना, सिम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स, है ना। तो अर्थ के नीचे जो आपके हॉट रॉक्स होंगे, है ना, ऐसी प्लेस जहां पे हॉट रॉक ज्यादा होते हैं, तो मेरे हॉट स्पॉट्स होंगे, जहां पे मेरे सोर्स होंगे जियोथर्मल एनर्जी के, तो ये हॉट स्पॉट्स हो जाएगा। डिस्क्राइब्ड यूज ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस के यूज अपन को पता ही है, अपने बायोगैस भी लास्ट में पढ़ा है, तो उसके यूज है अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है, और कुकिंग फूड में करते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में करते हैं, इसको इंजन को रन कराने में करते हैं, वाटर पंपिंग में करते हैं। ये सारे जो भी पढ़े हैं वो सेम ही उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको एक पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ले रखा है आपका कि कंसंट्रेटर टाइप सोलर वाटर हीटर has a surface area of 5 meter square and it can absorb 80% of the incident solar radiation falling on it, while the reflected the rate calculate the energy concentrated by the heater, है ना। तो हीटर कितनी एनर्जी कंसेंट्रेट करना वो निकाल रहा है, एंड इट फोकस इन द टाइम पीरियड 2 आवर तक वो फोकस कर रहा है। इफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट द रेट ऑफ 0.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो वो पर मीटर स्क्वायर में जो है इतनी आपकी जो है वो एनर्जी आपकी फॉल कर रही है उसके ऊपर। तो बताओ कि वो उसकी कितनी एनर्जी कंसंट्रेट करेगा, तो मुझे एनर्जी निकालनी है। तो अपन निकाल सकते हैं सिंपली। ये क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा बोल रहा है कि मेरा एक सोलर कंस्ट्रक्टर है, सोलर ये तरीके का आपका कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे अगर आपकी रेडिएशन जो फॉल कर रही है तो ये किसी एक फोकस पे जो आपका फोकस पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो ये कंसंट्रेट जो कर रहा है वो सिर्फ आपका 20% को ही कर पा रहा है, क्योंकि 80% तो ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो 20% ही मिल काम की है, 20% ही यहां तक पहुंच रही है, बाकी तो ये ऑब्जॉर्व हो रही है ना, बाकी तो ये जो मटेरियल वो ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो 20% ही आप कंसंट्रेट कर रहा है। और यहाँ पे इसका एरिया भी पता है मुझे कि ये जो आपका रिफ्लेक्टर है उसका एरिया जो है 5 मीटर स्क्वायर है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टर हो गया 5 मीटर स्क्वायर। एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सोलर हीटर, कितनी एनर्जी है ना इंसिडेंट कर रही है, तो लास्ट में आपको देख रहा है 0.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको एनर्जी पता चल गई कि पर मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी जो है फॉल कर रही है, ठीक है। तो मैं जो अगर एनर्जी निकालने कैसे निकालूंगा, तो एनर्जी कंसंट्रेट हो जाएगी आपकी एनर्जी
इंटू एरिया इंटू कितने टाइम तक है ना, तो टाइम मुझे दे रखा 2 आवर्स को दे रखा है, ठीक है। और 20/100 कर रखा है क्योंकि 20% ही है ना, वो जो एनर्जी कर रही है उसके 20% ही आपको यहां पे मिल रही है, तो 20% ही आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो उसका 20% कर दिया 20/100 है ना, 20% को 20/100 कर दिया है। तो एनर्जी आपको दे रखी है 0.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पर 0.4, ठीक है, यहां पे आपको, ठीक है। हाँ, तो 0.4 इंटू ये आपको एरिया से मल्टीप्लाई करता है, एरिया आपको दे रखा 5 मीटर स्क्वायर। 7200 क्या है आपका टाइम पीरियड, 2 आवर ना, तो 2 आवर को यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है, यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। और 20/100 तो आपका 20% है ना, तो इसको सॉल्व करने पे आपको जो 2800 आ रहा है किलो जूल में, है ना। और किलो जूल में कैसे आ रहा है कि, है ना, जो आपकी इसकी यूनिट है, किसकी एनर्जी की यूनिट है किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर है ना। और ये जो एरिया है, ये एरिया भी मेरा मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर मीटर कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया ये, ठीक है ना। अच्छा, मीटर स्क्वायर सेकंड भी है ना, तो नीचे आपका सेकंड भी है, ठीक है, या सेकंड भी है। और यहाँ पे मैं टाइम से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरा टाइम जो है मैं सेकंड में लेके आ गया था कि सेकंड से सेकंड भी कट जाए, मुझे चाहिए एनर्जी कितनी कंसिडर हुई है, और एनर्जी जो है आपकी किलो जूल में जो है, क्योंकि सब कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये सिर्फ आपका किलो जूल बचा, तो ये आपकी जो एनर्जी जो सबको मल्टीप्लाई करने पे जो निकली है वो आपकी किलो जूल में आ गई, ठीक है। तो ये जो है वो एक न्यूमेरिकल डाल रखा था इस पे, तो है ना, तो यहाँ तक तो ये अपना जो है वो एनर्जी वाला पार्ट जो है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी वाला पार्ट जो है पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।